रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आप लोग क्राइम स्टोरीज सुनते हैं और आप लोग सुनते हैं तो मैं सुनाता भी हूं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस समय हमने अपने चैनल पर लगभग 373 एपिसोड अपलोड कर दिए। जो पिछले वाला चैनल था उस पर लगभग हमने 400 प्लस एपिसोड अपलोड किए थे, यानी टोटल 800 से 900 एपिसोड मैंने खुद कवर किए हैं। और इन 400 से जो 450 एपिसोड जो पुराने चैनल पर थे और जो 373 के आसपास एपिसोड इस चैनल पे अपलोड किए हैं, उसमें जितनी भी क्राइम स्टोरीज होती हैं उसमें आप लोग देखते हैं कि अवैध संबंध मोस्टली निकल के आता है। और शायद क्राइम स्टोरीज आजकल जो सुनाई जा रही हैं तो उसमें अवैध संबंध ही होते हैं, दूसरी क्राइम स्टोरीज को उतनी ज़्यादा तरजीह भी नहीं दी जा रही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि अवैध संबंध एक बड़ी वजह बनती है किसी भी कत्ल के पीछे। लेकिन दुनिया में माता पिता, पति और पत्नी, भाई और बहन, इसके अलावा भी एक रिश्ता जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और वो रिश्ता होता है भाई से भाई का रिश्ता। और भाई से भाई के रिश्ते को इतनी ज़्यादा अहमियत दी गई है हमारे समाज के अंदर कि भाई भाई का रिश्ता अटूट होता है। हालांकि कुछ ऐसे घर भी हैं जिस घरों के अंदर पत्नियों की वजह से भाई भाई के बीच में दरार भी आ जाती है, लेकिन मैं पत्नियों को जिम्मेदार नहीं मानता, उसमें खुद भाई ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि भले ही पत्नी कुछ भी कहे, आप तो अपना सगा खून हो, तो आप तो कम से कम भाई से भाई मिलकर रहो। हो सकता है कि आपकी पत्नियों का तालमेल अच्छा ना बैठता हो तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने तो उनका अधिकार है, लेकिन भाई से भाई को जुदा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा ये भाई और भाई के रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी है। और इस कहानी से बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी, वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अगर बात करें आज की कहानी की, तो आज की कहानी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ से। और इसी छत्तीसगढ़ में एक ज़िला लगता है अमेरा ज़िला, और इसी अमेला ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है। इस थाने का नाम है कुकदूर थाना। और दोस्तों, इसी कुकदूर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। इस गांव का नाम है कुंडपानी। जो कुंडपानी गांव है, इस गांव के अंदर एक परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था। इस परिवार में जो परिवार के मुखिया थे उनका नाम प्रेमलाल था। उनका बड़ा बेटा जिसका नाम शोभलाल, उम्र लगभग 28 साल के आसपास थी, और शोभलाल की पत्नी जिसका नाम फुलझरीन उसका नाम था, इसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास थी। और इस प्रेमलाल का छोटा बेटा जिसका नाम लाल साय था, इसकी उम्र तकरीबन 25 साल के आसपास थी। जो प्रेमलाल थे, जब उनका बड़ा बेटा शोभलाल शादी के लिए उसकी उम्र हो गई, तो जो प्रेमलाल थे उनको अपने बड़े बेटे की शादी की चिंता भी हुई। लिहाजा उन्होंने लड़की देखना चालू करी, और फुलझरीन नाम की ये जो लड़की थी, इससे अपने बेटे शोभलाल का रिश्ता कर देते हैं। सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट चल रही थी। दोस्तों, परिवार में कहने को ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन इस परिवार के अंदर खुशियां भरपूर थी। जब से इस घर के अंदर एक बहू आ गई थी फुलझरीन के तौर पर, और ये जो लड़की थी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, लिहाजा जो शोभलाल इस फुलझरीन का पति था वो भी अपनी पत्नी से बेहद ही खुश था। प्रेमलाल तो वैसे ही खुश थे कि बड़े बेटे का घर बस चुका है, अब बारी बस छोटे बेटे की रहेगी। जो छोटा भाई था लाल साय, ये भी अपने बड़े भाई के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्रेम रखा करता था, और दोनों भाई भी काम किया करते थे। साथ के साथ प्रेमलाल जो पिता था ये भी कामकाज किया करता था। तो जो परिवार था उसका भरण पोषण बहुत ही अच्छे से चल रहा था, ना किसी चीज़ की कोई परेशानी थी, ना तंगी थी। लेकिन उसके बाद में एक तारीख आती है 30 नवंबर साल 2018। और 30 नवंबर साल 2018 को जो शोभलाल होता है, जो प्रेमलाल का बड़ा बेटा है, वो अचानक से जहर खा लेता है। अब जब वो जहर खाता है तो जो छोटा भाई था अपने भाई को बचाने की हरचंद कोशिश करता है। भाभी फुलझरी, लाल साय, ये शोभलाल को बचाने की हरचंद कोशिश करते हैं, ऐसा लाल साय ने पुलिस को बताया था। लेकिन वो शोभलाल को बचा नहीं पाते हैं। उसके बाद में जो लाल साय था, छोटा भाई, 25 साल उम्र है, ये तुरंत उस कुकदूर थाने में पहुंचता है। कुकदूर थाने में पहुंचने के बाद में पुलिस से कहता है कि साहब, जो मेरा बड़ा भाई है जिसका नाम शोभलाल है, उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, न जाने किस गम में था, न जाने किस तकलीफ में था। हमने बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने जहर खाकर जान दे दी है। अब जैसे ही पुलिस के सामने ये मामला पहुंचता है कि जहर खा के जान दे दी है, लिहाजा जो पुलिस थी इस मामले को संज्ञान में लेती है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है बताए हुए एड्रेस पर, इसी कुकदूर गाँव में, कुंडपानी गाँव में, और उसके बाद में जो पुलिस थी वो शोभलाल को
उसकी डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है, बहुत बारीकी से चेकिंग करती है और कस्टडी में लेने के बाद में जो डेड बॉडी थी, गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो उन सब की मौजूदगी में डेड बॉडी का पंचनामा कर जो पुलिस थी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और शुरुआत में पुलिस ने धारा 174 के तहत जो प्राथमिक रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट दर्ज की, उसके बाद डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। हालांकि घर वाले इस सब के लिए राज़ी नहीं थे कि भाई का पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन चूंकि गांव वालों ने, रिश्तेदारों ने समझाया कि ठीक है अब जो होना सा हो गया, लेकिन कम से कम जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम करा लीजिए क्योंकि यही कानून है। तो उसके बाद में जो परिवार वाले होते हैं डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराने के लिए राज़ी हो जाते हैं। लिहाजा जो पुलिस थी डेड बॉडी का पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी थी। अब दोस्तों इधर जो डेड बॉडी थी ये पोस्टमार्टम के लिए गई थी, इधर जो पुलिस वाले थे ये छोटा भाई लाल साय, पत्नी फुलझरीन, इन सब से पूछताछ करते हैं कि शोभलाल क्या किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त था या फिर उसको कोई टेंशन थी या फिर उसको कोई दुख था। लेकिन पत्नी फुलझरीन, जिसका रो रो कर बुरा हाल होता है, वो कहती है कि साहब मुझे इस बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। मैंने उनसे बहुत ज़्यादा पूछने की कोशिश की, वो अक्सर तनाव में रहा करते थे, ज़्यादा घर में बात नहीं कहा करते थे, न कुछ किया करते थे, ज़्यादा बस परेशान ही रहा करते थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ कर्जा पानी हो गया था। भाई लाल साहब से भी पूछा जाता है तो भाई भी यही बातें बताता है, पिता प्रेमलाल से पूछा जाता है तो वो भी यही बातें बताते हैं कि साहब हमें तो कुछ नहीं पता था। लेकिन जो भाई लाल साय था वो अक्सर कहा करता था कि पुलिस वालों से कि जो भाई था वो तनाव में रहा करता था। लिहाजा पुलिस वालों को कहीं ना कहीं जो लाल साय था उसकी बातों पर थोड़ा डाउट भी होता है कि ये किस तरीके की बातें कर रहा है। आखिर पत्नी फुलझरीन को इसके बारे में इतनी बातें नहीं पता तो लाल साय को कैसे पता। लिहाजा जो डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई थी उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट भी आ जाती है। लेकिन दोस्तों जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में पुलिस वालों का सर घूम जाता है। दरअसल जो मामला उन्होंने धारा 174 के तहत दर्ज किया था, अब उस मामले में 302 का मुकदमा हो चुका था। और जो शोभलाल थे जिन्होंने खुद आत्महत्या की थी, जहर खाकर जान दी थी, ऐसा भाई लाल साय ने पुलिस को बताया था। दरअसल शोभलाल की हत्या के पीछे जो रीज़न आता है वो ये होता है कि इनकी पहले बहुत ज़्यादा पिटाई की गई है क्योंकि जिस्म पर चोटों के निशान मिले हैं और बाद में गला दबाने की वजह से इनकी मौत हुई है। अब ये जो बातें थे ये पुलिस वाले घर वालों से कहते हैं कि इस तरीके से हत्या की गई है और तुम लोग बता रहे कि उन्होंने जहर खा के जान दी है। लिहाजा पुलिस वाले इस पूरे मामले में शिकंजा कसते हैं और सबसे पहले जो फुलझरीन थी जिसकी बातें थोड़ी डाउटफुल लग रही थी उसको, लाल साय, इसको, इन दोनों को गिरफ्तार करते हैं। पिता का तो रो रो कर बुरा हाल था, वो तो बदहवास थे, वो तो कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता है साहब। लेकिन फुलझरीन और लाल साय, इन दोनों की बातें पुलिस को कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में दिखाई पड़ रही थी। लिहाजा पुलिस जो थी फुलझरीन और लाल साय, जो देवर था 25 साल का और जो भाभी थी 23 साल की, इन दोनों को पुलिस थाने लेके आते हैं। और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है। और दोस्तों जब इन दोनों को फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है थोड़ी देर तक तो ये पुलिस को भरपूर घुमाने की कोशिश करते हैं, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों जब कहीं ना कहीं पुलिस को थोड़ी उम्मीद की किरण जाग जाए और पुलिस को ऐसा लगे कि हम सही दिशा में जा रहे हैं तो उसके बाद में पुलिस को सच्चाई पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लिहाजा पुलिस अब इनके ऊपर अपना वाला रवैया दिखाती है और जैसे ही पुलिस इनकी थोड़ी सी मेहमान नवाजी करती है तो उसके बाद में फुलझरीन जो पत्नी थी शोभलाल की, ये और जो छोटा भाई था जिसकी उम्र 25 साल थी, नाम था लाल साय, ये दोनों टूटते हैं और टूटने के बाद में कहते हैं कि हाँ हमने ही जो शोभलाल है जिसकी उम्र 28 साल थी उसकी हत्या कर दी है। अब हत्या की बात पुलिस के सामने आ चुकी थी, भाई कातिल था और पत्नी कातिल थी। लिहाजा पुलिस अब इस पत्नी से हत्या के पीछे की वजह पूछती है। तो जो पत्नी होती है हत्या के पीछे की जो वजह बताती है उसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाए। दरअसल फुलझरीन बताती है कि जब उसकी शादी शोभलाल के साथ में हुई तो वो अपने पति के साथ में बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी, सब कुछ ठीक था, सब कुछ बढ़िया था। जो मेरे पति थे शोभलाल, ये भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, सब कुछ ठीक था, मैं भी अपने पति से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। लेकिन कई बार घर के अंदर ऐसा होता था कि जो ससुर जी थे प्रेमलाल, वो भी काम करने के लिए बाहर जाते थे और जो मेरे पति थे शोभलाल, ये भी काम करने के लिए बाहर जाते थे। लेकिन कई बार ऐसा होता था जो देवर जी थे वो घर में ही रहा करते थे। लेकिन जब देवर जी लाल साय घर के अंदर रहा करते थे तो वो मुझसे अक्सर मजाक किया करते थे
कभी कभी वो मुझसे डबल मीनिंग बातें भी किया करते थे। और दोस्तों अपनी बहुत सारी कहानियों में मैंने आप लोग को बताया है कि जो मजाक का रिश्ता खासकर देवर भाभियों का जो हमारे समाज में चलन में है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब उसके बाद में लालसाए जब अपनी भाभी से मजाक करता, उससे डबल मीनिंग बातें करता, तो कहीं ना कहीं जो फुलझरीन थी वो अपने देवर के इशारों को समझती थी और वो कहीं ना कहीं जानती थी कि जो देवर है उसके दिल में क्या चल रहा है। लिहाजा एक दिन मजाक मजाक में लालसाए अपनी भाभी फुलझरीन से कहता है कि भाभी आप देखने में बेहद ही खूबसूरत हैं, भाई तो बड़ा किस्मत वाले हैं कि उनको आप जैसी पत्नी मिली। तो जो फुलझरीन होती है कि मेरी जैसी पत्नी क्या मतलब है, तो उसके बाद में लालसाए कहता है कि तुम देखने में बेहद ही खूबसूरत हो और अगर तुम्हारे जैसी पत्नी मेरी होती तो मैं तुम्हें पलकों पर बिछा के रखता। जबकि जो भैया हैं ये कभी कभार तुमसे झगड़ा भी कर लेते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। तो जो फुलझरीन होती है जब अपने देवर लालसाए से ये बातें सुनती है, मन ही मन में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। उसके बाद में जो फुलझरीन थी ये भी लालसाए को कुछ इशारा करती है। उसके बाद में इन दोनों के बीच में मोहब्बत का इजहार होता है जो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद में उसी घर के अंदर सारी जो सीमाएं होती हैं वो लांघ ली जाती हैं और इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों फुलझरीन और लालसाए ये दोनों जब कभी भी जो शोभलाल पति था और जो घर के मुखिया थे प्रेमलाल, जब ये कभी घर पे नहीं होते तो कई बार ऐसा होता लालसाए घर पे ही रुक जाता। अब घर का सदस्य है तो कौन भला शक करेगा, इसलिए परिवार में किसी को कुछ शक भी नहीं था। और जो फुलझरीन और लालसाए थे ये लोगों की गैर मौजूदगी में इसी घर के अंदर रंगरेलियाँ मनाते, शारीरिक संबंध बनाते। यही जो सारी चीज़ें होती हैं जब एक बार शुरू हो जाती हैं तो फिर उसका बात कभी रुकने का नाम नहीं लेती। उसके बाद में आए दिन इन दोनों की चीज़ में ये जो सारी चीज़ें थी इन दोनों के बीच में वो चलती रहती हैं और शारीरिक संबंध बनते रहते हैं। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जो जुल्म होती है या फिर यूँ कहें कि जो बदनीयती होती है या फिर यूँ कहें कि जो काला करतूत होती है, जो तुम्हारे अवैध रिश्ते होते हैं, उनके बारे में आप समाज से कितना ही छुपाएं, बुरा काम समाज से छुपकर कितना ही करें, आखिरकार समाज को ये बातें पता चलती हैं। और एक दिन जो शोभलाल था अपने काम पर गया हुआ था और जैसे ही वो अपने काम से जल्दी लौट के आता है तो देखता क्या है कि घर का गेट खुला हुआ है। अंदर पहुंचता है तो कमरे का गेट भी खुला हुआ है, लेकिन उस कमरे से कुछ अजीब तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। फुलझरीन को और लालसाए को ये नहीं पता था कि जो शोभलाल है ये घर जल्दी लौट आएगा। और दोपहर के 3 बजे के आसपास जब शोभलाल लौट कर आता है तो देखता क्या है कि उसकी पत्नी फुलझरीन 23 साल की इसकी उम्र है कम सिन, और ये अपने देवर 25 साल की जिसकी उम्र है उसके साथ में बड़ी ही बेरहमी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है। जब इस तरीके से शारीरिक संबंध बनते हुए जो शोभलाल है वो देखता है तो वो इसका विरोध करता है, लेकिन वो बेचारा कुछ कर पाता, कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही भाई लालसाए और फुलझरीन उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसके बाद में लाठी डंडों से पीटते हैं उसको और उसके बाद में गला दबाकर उसकी मौके पे ही हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद में जब प्रेमलाल घर में आते हैं तो ये लोग कहते हैं कि इन्होंने जहर खा लिया, आत्महत्या कर ली, हमने बड़ा बचाने की कोशिश की। उसके बाद में लालसाए पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने जाने के बाद में पूरी रिपोर्ट लिखाता है कि इस तरीके से भाई ने आत्महत्या कर लिया, आत्मदाह कर लिया। लिहाजा जो पुलिस के पास में केस गया था तो ब्लाइंड मर्डर था और शुरुआत में लोगों को यही लग रहा था कि ये बस एक आत्महत्या है और इसके सिवा कुछ नहीं। हालांकि पड़ोसियों ने भी यही कहा कि आत्महत्या हो सकती है, लेकिन जब पुलिस ने इस अंधे कत्ल की तफ्तीश की तो उसके बाद में जो सच्चाई निकल के आई उसे सुनने के बाद में लोग हैरत में होते हैं और लोग यही कह रहे होते हैं कि ये जो पत्नी थी ये कैसी पत्नी थी जिसने खुद अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ लिया। बहरहाल दोस्तों ऐसे पति पत्नी और ऐसे भाई के लिए आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों जो कल के दिन हमारे चैनल पर कमेंट्स आए थे उसमें पहला कमेंट्स है राजेंद्र कुमार का। लिखते हैं सर मैं कहानी रोज़ डेली सुनता हूँ, ठाकुर प्रकाश सिंह जी की, शम्स जी की और उस्मान सैफी जी की, मगर ये कहानी मैंने सुनी है, ज़रूर चलो मगर गलती मान ली, ठीक है। तो राजेंद्र कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन पहले मैंने उस कहानी को नहीं सुनाया था तो मैं अपने व्यूवर्स को सुनाता हूँ, भले ही चाहे उसको ठाकुर सर ने सुनाया हो, शम्स सर ने सुनाया हो या फिर उस्मान सैफी सर ने। तो मेरा भी कर्तव्य बनता है अगर कोई क्राइम हुआ है तो उसको कवर करना। दी बैरिस्टर हैं लिखते हैं बहुत ही अच्छा मैसेज है आज की स्टोरी में हमेशा की तरह। तो दी बैरिस्टर जी आपका बहुत शुक्रिया। सतबीर हैं लिखते हैं कहानी सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। सतबीर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया। शरीफ मोहम्मद हैं लिखते हैं टाइम चेंज करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो शरीफ मोहम्मद जी आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया।
उसके बाद में फराज अहमद लिखते हैं, आपने सही कहा, लगभग हर क्राइम के पीछे अवैध संबंध ज़रूर होता है। तो फराज अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराष्ट्र से कहानी सुनते हैं और लिखते हैं, बहुत ही दुख भरी कहानी थी। तो राजकिशोर चौरसिया जी आपका बहुत शुक्रिया। शीलनिधि हैं लिखते हैं, स्टोरी अच्छी है मलिक जी। तो शीलनिधि जी आपका शुक्रिया। रिजवान अंसारी हैं लिखते हैं, वेरी नाइस कहानी। तो रिजवान अंसारी जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है JS चौधरी का है और द्वारका न्यू दिल्ली से कहानी सुनते हैं और लिखते हैं, कहानी अच्छी है, लव एंड क्राइम। तो भाई आपका बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, नाइस स्टोरी। हसीबुल अंसारी दुबई में रहकर कहानी सुनते हैं, छोटे भाई अल्लाह आपको कामयाब बनाए। तो हसीबुल अंसारी जी आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस तरीके से प्यार दिखाने के लिए। उसके बाद में अगला कमेंट्स है शावेज़ भाई नमस्कार। तो भैया नमस्कार। लिखते हैं, कल मैं कमेंट नहीं कर पाया, दरअसल बहुत दिनों के बाद आज मैं संडे को यहाँ के ग्रैंड मॉल के थिएटर में हिंदी मूवी पुष्पा 2 लगी थी, वही देखकर आने से ज़्यादा देर हो गया, धन्यवाद। तो गोल्डन वाल करके आईडी है। तो भाई बहुत शुक्रिया, आपने पुष्पा मूवी देख ली और मैं आज जा रहा हूँ देखने के लिए। खैर सरफराज सिद्दीकी हैं लिखते हैं, स्टोरी अच्छी है, जैसे ही आपको बताने का अंदाज़ बहुत खूबसूरत है और दोहा कतर से कंटिन्यू सुन रहा हूँ, रहने वाला जौनपुर का हूँ। तो सरफराज सिद्दीकी जी आपका बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा है लिखते हैं, नमस्ते मलिक भाई साहब। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से। तो सुरेंद्र कुमार जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप राजस्थान से हमारी कहानी सुनते हैं। अनिल कुमार लिखते हैं, नाइस स्टोरी, जो कि अमेरिका से कहानी सुनते हैं। अनिल कुमार जी शुक्रिया। राजपुरा खबरनामा है लिखते हैं, शावेज़ भाई जिस्म की भूख रिश्तों के तार तार कर रही है, लॉयल्टी ख़त्म हो रही है। तो राजपुरा खबरनामा जी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। राजेंद्र कुमार जो रोज़ बनाते हैं हमारे लिए, एक फूल बनाते हैं, तो बहुत शुक्रिया। हारून अंसारी हैं लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, आपकी कहानी दुबई से सुनता हूँ, मैं कुशीनगर का रहने वाला हूँ। तो हारून अंसारी जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप रहने वाले कुशीनगर के हैं और दुबई में रहकर हमारी कहानी सुनते हैं, बिज़ी लाइफ से टाइम निकालते हैं। अंसारी अली हैं लिखते हैं, जनाब सलामत रहिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यहाँ मैं कुवैत में 9 बज चुके हैं और हम ड्यूटी से आकर डायरेक्ट आपकी कहानी सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अंसारी अली जी आपका बहुत शुक्रिया। उसके बाद में तन्वी है लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, घर में काम चलने की वजह से मैं कमेंट्स नहीं कर पाती हूँ। तो तन्वी जी आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये ट्रैवल्स करके है और ये लिखते हैं, आपसे निवेदन है कि अगले वीडियो में आप हैट पहन कर आएँ। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं हैट पहन के बैठूँ जबकि मैं एक पत्रकार हूँ। उसके बाद में SK47 है लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिख कर स्टोरी सुनाते हो तो फेक क्राइम स्टोरी है सब, तुम्हारी सुनाई स्टोरी तुम खुद लिख कर सुनाते हो। तो भाई जो मैं लिख कर सुनाता हूँ वो मैं, जैसे कोई क्राइम होता है तो उसमें जो क्राइम जिसने किया है उसका नाम लिखा जाता है और किस डेट में हुआ है उसका नाम लिखा जाता है, कहाँ की स्टोरी है वो लिखा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैं याद कर लूँगा, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। उसके बाद में कौन से पुलिस ऑफिसर ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की और किस तरीके से केस खुला, तो ये सारी चीज़ें लिख कर प्रॉपर तरीके से तैयार की जाती हैं और उसके बाद में कहानी पढ़कर आपको कहानी के अंदाज में सुनाई जाती है। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया SK4 जी। और ये आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पर एक लाइक करिएगा, अपना प्यारा सा बेशकीमती कमेंट्स करिएगा। और दोस्तों खासकर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो दूसरे देशों से हमारी कहानी सुनते हैं, क्योंकि मैं भी बाहर रहा हूँ, 4 से 5 साल मैंने भी बाहर गुजारे हैं, HR की जॉब की है। तो वहाँ से जैसे हम अपनी ड्यूटी से आते हैं तो उस समय में हम अपने जो खाना बनाने के लिए तरतीब करते हैं, उसके बाद में कपड़े वगैरह, तो ऐसे में स्टोरी लगा के रख देते हैं, तो बहुत अच्छे से टाइम भी पास हो जाता है और एक तरीके से जो हमारा वहाँ का रूम का काम रहता है, साफ़ सफाई का, खाने का, वो सारा हो भी जाता है। तो आप सभी लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जो दूसरी दुनिया से यानी हमारे भारत से दूर हैं, वहाँ से कहानी सुनते हैं। खैर दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।